नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन वर्गीकरण का अंतिम सेशन लेकर के 24वां वीडियो लेकर बच्चों आपके सामने आप सभी का क्लासिफिकेशन के इस अंतिम वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले क्लासिफिकेशन में हमने मैमल्स को शुरू किया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैमल्स के क्लासिफिकेशन का प्रोटोथीरिया हुआ था और आज बारी है थीरिया की। प्रोटोथीरिया में आपको याद होगा जो अंडे देने वाले मैमल्स थे उनका डिस्कशन किया था। और आज ऐसे मैमल्स की बात करेंगे जो बच्चे देने वाले हैं, यानी जिनमें बच्चे देने के बाद पेरेंटल केयर पाई जाती है, यानी वो अपने बच्चे का लालन पालन पोषण बड़े तरीके से करते हैं। यानी बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी पूरी परवरिश करते हैं। थीरिया में ही मनुष्य भी आता है। पहली स्लाइड जो आपके सामने फ्लैश हो रही है उसमें दो चित्र आप देख रहे हैं। एक में सबसे ऊपर कंगारू है और नीचे गाय। कंगारू और गाय में थोड़ा सा फर्क है। बच्चे दोनों पैदा करते हैं, लेकिन कंगारू जो बच्चे पैदा करता है वो अपरिपक्व बच्चा पैदा करता है और अपने ही पेट की थैली में उस बच्चे को तब तक रखता है जब तक पूरी तरह से बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता। और वहीं पर उसके दूध पिलाने की भी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। जबकि गाय, भैंस या मैमल्स, इन जीवों का यदि उदाहरण लेते हैं आप, तो इन उदाहरणों में आपको ये मिलेगा कि ये सारे जीव जितने हैं, ये सारे जीव बच्चों के विकास के लिए पहले उसको जन्म देते हैं। 9 महीने, जैसे मनुष्य में 9 महीने गर्भाशय में बच्चा पलता है और 9 महीने के बाद जब वह प्रकृति पर आता है, नेचर पर आता है, तो नेचर पर आने के बाद माँ उसको अपने कस्टडी में रखते हुए बच्चे को तब तक पालती है या पेरेंटल केयर करती है जब तक कि बच्चा बाहरी दुनिया को समझ नहीं लेता। तो ये दोनों में अंतर है। एक थीरिया में ऐसा पार्ट आएगा, ऐसा भाग आएगा जिसमें अपरिपक्व बच्चा पेट से निकलेगा, बाहर के वातावरण पर आएगा, और एक ऐसा भाग होगा जिसमें पूर्णतः परिपक्व बच्चा प्रकृति में आएगा, समाज पर आएगा, धरा पर आएगा और फिर वह माँ के दूध को पी करके धीरे धीरे करके बड़ा होगा। तो आज इन्हीं का डिस्कशन इसमें करने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आपको बता दें कि आज का एमसीक्यू सेशन 10 सवालों का है। ये 10 सवाल आपके परीक्षा में, स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में, पीएनएसटी में, रेलवे में, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एसआई में, ये सारे के सारे परीक्षाओं में ये पूछे गए। कुछ उन सवालों को शामिल किया है और कुछ सवालों को हमने खुद बनाया है जो आपके भविष्य के कंपटीशन में, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं और क्लासिफिकेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में जुड़ा हुआ चैप्टर होगा, तो वो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपने पीछे के पूरे वीडियो क्लासिफिकेशन के पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर ये सवाल एमसीक्यू के सेशन के आपसे बनेंगे। और यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पूरे जितने वीडियो अब तक 24 वीडियो क्लासिफिकेशन पर टुकड़े टुकड़े करके हमने डाले हैं, तो ये 24 वीडियो को आप सर्च करिए और सर्च करके उनको पढ़िए और पढ़ करके फिर इन सवालों का जवाब कीजिए। चूंकि यह लास्ट सेशन है क्लासिफिकेशन का, इसलिए लास्ट सेशन के बाद एक सेशन हम और ऐसा चाहते हैं और आपसे पूछते भी हैं कि अब जो अगला सेशन हो, जो 1 दिन के अंतराल के बाद आएगा, क्या उसमें एक कंप्लीट सेशन 1 घंटे का एमसीक्यू का सेशन रख दें। यदि आप ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके
हमें बताइएगा। तो पूरे क्लासिफिकेशन पर 1 घंटे का करीब 30 से 40 सवाल बनाए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, पर शर्त यह होगी कि जब आप पूरे के पूरे वीडियो को पढ़ लीजिएगा, और यदि आप पूरा वीडियो पढ़ लेते हैं जितने हैं या नोट्स उनके बना लेते हैं तो फिर आपको सवाल करने में सहूलियत होगी। अब इस सेशन के बाद आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, या कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ये हमें बताइएगा। तो इस सेशन के बाद उस टॉपिक को पढ़ा दें, फिर इसके बाद फिर बायोलॉजी का सेशन, जो जैसा आप चाहेंगे वैसा हम आपको पढ़ाते चलेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी तैयारी पूर्ण कराते चलेंगे। तो चलिए आज थीरिया की बात करते हैं, और थीरिया के इस सेशन में सबसे पहला पॉइंट थीरिया का लिखते हैं कि पहले तो थीरिया लिख लें। थीरिया का पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इस सब क्लास के जंतु शिशु को जन्म देते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि इस सब क्लास के जंतु जो होते हैं वो शिशु को जन्म देते हैं। अभी यहाँ बात ये हम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि शिशु कैसा है, मैच्योर है कि नहीं है, शिशु को जन्म देंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिख रहे हैं कि इस सब क्लास को फिर से दो खंडों में बांटा गया। कारण वही था, दो खंडों में बांटा गया, पहला खंड और दूसरे खंड। एक खंड को मेटाथीरिया कहा गया और दूसरे को यूथीरिया कहा गया। जो हमने पहला चित्र दिखाया वो आपको समझाया कि कंगारू को आप देखिएगा, एक बच्चा जो जन्म दे रहा वो अपरिपक्व है, जबकि गाय जब बच्चे को जन्म दे रही तो पूरा परिपक्व बच्चे को शरीर से बाहर निकाल रही। तो इसी को आधार मानते हुए ये क्लास फिर बांट दी गई, दो खंडों में बांट दिया गया, जिसमें पहले वाले को प्रथम का नाम मेटाथीरिया तथा द्वितीय यूथीरिया रखा गया। तीसरा महत्वपूर्ण, अब मेटाथीरिया की बात कर लें। मेटाथीरिया में ये सभी ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मेटाथीरिया वर्ग में जो जीव आते हैं उनकी मादा यानी फीमेल के पास एक थैली पाई जाती है, जिसे ध्यान से पढ़िएगा, मार्सुपियल पाउच कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेटाथीरिया में जो जंतु आएगा वो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देगा, क्योंकि एक थैली स्पेशल मिल गई
जिसमें मार्सुपियल पाउच कहा, और इसी मार्सुपियल पाउच में बच्चे को रखा जाएगा जब तक कि बच्चा विकसित ना हो जाए। तो तीसरे पॉइंट में हमने बताया कि मीटाथीरिया वर्ग में वो जीव आते हैं जिनकी मादा या फीमेल के पास एक विशेष प्रकार की थैली पाई जाती है जिसे मार्सुपियल पाउच कहते हैं। हमने इस पन्ने पर आपको बताया कि सब क्लास में जंतु शिशु को जन्म देगा। इस सब क्लास में को फिर से दो खंडों में बांट दिया गया, एक को मेटाथीरिया कहा गया, दूसरे को यूथीरिया कहा गया। मेटाथीरिया वर्ग में जो जीव आते हैं उनकी फीमेल के पास एक थैली पाई जाती है जिसे मार्सुपियल पाउच कहते हैं। चलिए चौथा पॉइंट आपको बताएं। मार्सुपियल पाउच में, ध्यान से इस पाउच के बारे में, ये अभी आपको चित्र में भी दिखाएंगे। मार्सुपियल पाउच में दूध पिलाने वाले चूसक यानी निप्पल्स जो हैं मार्सुपियल पाउच के अंदर, देखिए प्रकृति ने कितना बेहतर इंतजाम किया है, चूसक को पाउच के अंदर कर दिया। मार्सुपियल पाउच में दूध पिलाने वाले चूसक खुलते हैं और अविकसित बच्चा इसी पाउच में रहकर पोषण प्राप्त करता है। जब तक बच्चा मैच्योर या परिपक्व मैच्योर नहीं हो जाता, फीमेल इस थैले से बच्चे को बाहर नहीं जाने देती। कितनी बेहतरीन पेरेंटल केयर है, माता पिता कितना ध्यान रख रहे हैं, माँ कितना ध्यान रख रही है। इसीलिए हम बार बार लेक्चर में आपको बताते हैं कि माँ कितनी महत्वपूर्ण है। मार्सुपियल पाउच में दूध के निप्पल निकले रहते हैं और वेजिना से, आपके दिमाग पर यह प्रश्न चलता होगा कि यूटेरस से बच्चा पेट में तो पलेगा पर यूटेरस से निकल करके पाउच में कैसे गया। तो ये भी व्यवस्था भाई हम चित्र के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि कैसे वेजिना से निकलता हुआ, वेजिनल लाइन से होता हुआ और पाउच में कैसे घुसता है, ये भी बताएंगे। तो पाउच में जाता है और दूध के वहाँ निप्पल लगे होते हैं, बच्चा वहाँ पर बिल्कुल थैले के अंदर बैठ करके आराम से माँ का दूध पीता है। तो ये चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। और पचमा, अब इसका तो उदाहरण आप समझ गए होंगे। पचमा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हैं कि ये जंतु, ये सवाल पूछा गया इसलिए लिख रहे हैं, यूपीएससी में पूछा, ये जंतु गर्म खून वाले होते हैं। सही है, हम लोग भी जानते हैं। या इसको वार्म ब्लडेड कहते हैं। एक नया शब्द पूछा कि वार्म ब्लडेड, तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आपको पढ़ाया भी। गर्म खून वाले जंतु को एक और नाम से जानते हैं। इसी बात को यूपीएससी ने पूछा था कि ये जंतु गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। इन्हें स्टेनोथर्मल भी कहा जाता है। स्टेनोथर्मल भी नोट कर लीजिएगा। एक शब्द यदि स्टेनोथर्मल लिखा है तो आप चिंतित मत होइए उससे कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड आपने पढ़ लिया तो स्टेनोथर्मल को छोड़ दीजिए। स्टेनोथर्मल भी यही गुण दर्शाता है।
तो ये जंतु गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, स्टेनोथर्मल इनका दूसरा नाम। पचमा बताया। और अंतिम पॉइंट मेटाथीरिया के बारे में बता दें कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताइए आप। सबसे अच्छा उदाहरण कंगारू है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका मेटाथीरिया का कंगारू की बहुत सारी स्पीसीज है, अलग अलग एरिया में। दक्षिण अफ्रीका वाला अलग कंगारू होता है, सबकी स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन फंक्शन की दृष्टि से या बच्चे पालने की दृष्टि से या पेरेंटल केयर की दृष्टि से सभी कंगारू एक जैसे होते हैं। तो इस पन्ने में हमने आपको बताया कि मार्सुपियल पाउच में दूध पिलाने सकर्स खुलते हैं। अब एक बच्चा इसी पाउच में रह करके पोषण प्राप्त करता है। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, फीमेल इस थैले से बच्चे को बाहर नहीं जाने देती। ये जंतु गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। इसी शब्द को स्टेनोथर्मल भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कंगारू। आइए कंगारू के बारे में एक विशेष बात आपको बता दें जो आपके दिमाग में चलता होगा। ये देखें कैसे कंगारू अपने बच्चे को जन्म देता है। द बेबी कंगारू इज बॉर्न थ्रू इट्स मदर वेजिना। जैसे हम लोगों में बच्चा बाहर आता है, प्रक्रिया वही होगी, लेकिन वेजिना के कनेक्शन से ही पाउच जुड़ा होता है। ध्यान से देखिए आप, ये वेजिनल पोर्शन है और इससे जुड़ा हुआ ये पाउच जुड़ा होता है। ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। वेजिना से निकल करके फिर पृथ्वी पर आए ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर नहीं आता। ये वेजिना से सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है पाउच के अंदर। तो लिखेंगे क्या कि बच्चा जो है वेजिना के थ्रू ही आएगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि वेजिना से निकल करके जैसे हम लोगों में प्रकृति में आता है, पृथ्वी पर आता है, फिर ये पाउच में जाता है, क्या ऐसा होता होगा? नहीं, वेजिना से ही कनेक्शन होता है पाउच का, वेजिना से ये पाउच में ट्रांसफर। वंस द ऑफ स्प्रिंग इज बॉर्न, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, इट मूव्स अप फ्रॉम द वेजिना टू द मदर पाउच। वेजिना के द्वारा ये मदर पाउच में चला जाता है, वेयर इट कैन ब्रिंग ब्रेस्ट फीडिंग। दूध पिलाने की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। तो जन्म कैसे हुआ? कंगारू में जन्म कैसे बताएंगे आप? जन्म जैसे गर्भाशय में बच्चा पलेगा और जब ये अपरिपक्व रहेगा तभी ये वेजिना के थ्रू बाहर निकल आएगा और वेजिना के थ्रू निकल करके और ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? पाउच में। और पाउच में धीरे धीरे ये विकसित होगा, माँ का दूध पिएगा और धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता होती है कंगारू की। कंगारू के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, कंगारू को जरूर पढ़े रहिएगा और अक्सर सवाल कंगारू पर पूछता है। तो कैसे कंगारू जन्म लेता है ये भी लिखा हुआ। अब बात करते हैं यूथीरिया की। आइए, मेटाथीरिया बता दिया, अब बात कर लेते हैं यूथीरिया की। यूथीरिया की पहली विशेषता लिखते हैं। अब यूथीरिया में आप आते हो तो इस समूह के जंतु पूर्ण परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। एक विशेषता हो गई। तथा पूर्ण परिपक्व कैसे हुआ, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि पूर्ण परिपक्व दिया तो बच्चे का विकास कहां हुआ? लिखिएगा, तथा बच्चे का विकास मां के गर्भाशय में होता है। गर्भाशय मतलब यूटेरस। अब इसकी थोड़ी और गंभीर रचना समझ लीजिए। एमपीएसआई ने यह सवाल पूछा था कि यूटेरस में होता है, साफ यूटेरस में विकास होगा तो कैसे होता है विकास, इस बात को बता दें। गर्भाशय में दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूटेरस में
एक विशेष रचना द्वारा शिशु का पोषण होता है? यही सवाल था। होता एक विशेष रचना से शिशु का पोषण होता है, उस रचना का नाम बताइए। तो आप लिखिएगा, यूटेरस में एक विशेष रचना के द्वारा शिशु का पोषण होता है और यह रचना जरायुज कहलाती है। जरायुज, या अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इन जीवों में पूर्ण विकसित, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विकसित दुग्ध ग्रंथियां यानी मेमरी ग्लैंड, पूर्ण विकसित, सब अपना उदाहरण लिख दीजिए, सब चलेगा। पूर्ण विकसित जबड़े पाए जाते हैं। और चौथे पॉइंट में लिख करके इस यूथीरिया के ही पॉइंट को समाप्त कर देंगे। चौथे पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं कि इसके प्रमुख उदाहरण मनुष्य है, बिल्ली है, मनुष्य, बिल्ली, चूहा लिख लीजिए, शेर लिख लीजिए, चमगादड़ लिख लीजिए, इसके प्रमुख उदाहरण। तो यूथीरिया में हमने आपको बताया कि सामूहिक के जन्म तो पूर्ण परिपक्व बच्चे के जन्म देंगे तथा बच्चे का विकास माँ के गर्भाशय में होगा। ये सारे चीज, मेल फीमेल क्या होते हैं, कैसा उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यूटेरस कहाँ है, कहाँ प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा है, ये सारी बातें हम चित्र में आपको आगे समझा देंगे, उसकी चिंता मत करिए। इन जीवों में पूर्ण विकसित मेमरी ग्लैंड पाई जाएगी, पूर्ण विकसित जबड़े पाए जाएंगे। इनके प्रमुख उदाहरण मनुष्य, बिल्ली, चूहा, शेर और चमगादड़। कुछ सवाल बहुत जरूरी हैं और ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। इस बिंदु को हम आगे इसी में जोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लासिफिकेशन में, इसको पढ़िएगा, ये सवाल पूछे गए। पहला लिख रहे हैं, एक ऐसा मैमल का नाम बताइए जो सबसे छोटा है, उसका नाम है श्रीयु, SHREW, सबसे छोटा स्तनधारी, जो 4.5 सेंटीमीटर से भी छोटा तथा 2 ग्राम वजन वाला होता है। एक ये सवाल पूछा गया। दूसरा एक सवाल पूछा गया कि सबसे होशियार मैमल कौन है। आप लोग तो अपने ही नाम लिखोगे, हम आपको बता दें बायोलॉजिकली सबसे होशियार
डॉल्फिन है। डॉल्फिन सबसे होशियार मैमल है। तीसरा एक सवाल होता कि उस मैमल का नाम बताइए जिसमें कार्पस कैलोसम नहीं होता। अब आपके दिमाग में आएगा साहब ये कार्पस कैलोसम क्या होता है। कार्पस कैलोसम जो ये ब्रेन के पार्ट होते हैं, इधर वाला हमारा सिर देखिएगा, इधर वाला बीच में एक दो अलग अलग हो गए, इनको बीच में दोनों को जोड़ने की एक रचना होती है। कभी ब्रेन आपको पढ़ाएंगे तो आपको चित्र से समझा देंगे। दोनों हेमिस्फीयर को आपस में एक रचना जोड़ती है और ये रचना कहलाती है कार्पस कैलोसम। ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसमें कार्पस कैलोसम नहीं होता। वही लिखने जा रहे हैं तीसरे पॉइंट में कि इक्डिना में कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता। ये भी सवाल पूछा गया। देखिए जब सवाल पूछा जाता है तो काफी गहराई से सवाल उठाते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तभी सवाल बनेगा। इक्डिना में कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता। और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ये सवाल ब्लू व्हेल, नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी। ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जो अंटार्कटिका में पाया जाता हो और अंडे देता हो। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि मैमल्स जो है बच्चे देने वाले होते हैं, पर एक पार्ट ये भी है। उस मैमल का नाम बताइए। पांचवा पॉइंट, पेंगुइन। उसका चित्र हम आपको दिखाएंगे, आपको नया याद आता होगा। पेंगुइन अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाने वाला अंडे देने वाला स्तनधारी। एक सवाल में वो उधर नहीं बता पाए थे। बर्ड्स जो हैं, चिड़िया, अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, यूरिया का उत्सर्जन करती हैं कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं? ये बता दीजिए आप। हम लिखे देते हैं बर्ड्स यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ बनाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि इसको बारे में हमने बताया था, चींटीखोर कौन होता है? तो ये भी लिख लीजिए 7वें पॉइंट में। इक्डिना स्पाइनी एंट ईटर, कांटेदार, इसका चित्र दिखाया है, एंट ईटर कहलाता है। और एक बहुत बढ़िया सवाल, यदि आपने गाय बैल को नदी तालाब ले गए होंगे तो वहां पर नदी तालाब में किनारे किनारे पर ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। कभी कभी आपकी गाय या बैल उस नीली हरी शैवाल को खाता है और खाने के बाद वो बीमार पड़ता है, मर जाता है। क्यों मरा? ब्लू ग्रीन एल्गी खाने के बाद क्यों मरा? और उस ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पॉइजनस रासायनिक पदार्थ था? ये आपका सवाल है, पीएनएसटी में पूछा गया। पता है क्या? पक्का नहीं पता होगा। वही लिखने जा रहे हैं कि यहां लिखिएगा 8वें पॉइंट में, ब्लू
ग्रीन एल्गी तालाबों पर पाई जाने वाली तालाबों पर पाई जाने वाली शैवाल है जिसको मछली और मवेशी खाते हैं। इसमें अच्छा, मछली भी मर जाती हैं, बहुत सारी मछलियाँ होती है, बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं अचानक तालाब से, लोग पता नहीं कर पाते क्यों मर गई। ब्लू ग्रीन एल्गी पॉइजनस होती है और इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सीलैमीन, लिखिएगा, इसमें हाइड्रोक्सीलैमीन नामक विषैला पदार्थ पाया हाइड्रोक्सीलैमीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है जो मछलियों को और जानवरों को समाप्त करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने पहला बताया कि श्रीयु सबसे छोटा स्तनधारी है जो 4.5 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, 2 ग्राम वजन वाला होता है। डॉल्फिन सबसे होशियार मैमल है, एक्टिना में कार्पस कैल्लोसम नहीं पाया जाता। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। पेंगुइन अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाने वाला अंडे देने वाला स्तनधारी है। बर्ड्स जो होती हैं यूरिक एसिड का उत्सर्जी पदार्थ बनाती है। एक्टिना स्पाइनी एंटीटर चींटीखोर है जिसके शरीर पर कांटे कांटे पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी तालाबों पर किनारे किनारे पाई जाती है। यदि इसको मछलियाँ खा लें या मवेशी खा लें तो ये पॉइजन का काम करती हैं, मवेशी और मछलियाँ मर जाती हैं। जो पॉइजनस मटेरियल है वो कहलाता है हाइड्रोक्सीलैमाइन, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सीलैमाइन ये रासायनिक पदार्थ है जो इसको। अब कौन कौन से चित्र हमने शामिल किए हैं ये आपको बता दें। हमने बताया कि मैमल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। वो जायगोट जा करके यूटेरस में फिक्स हो जाता है। जैसे माइक्रोपस या उसमें कंगारू में हुआ था, विकास वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे का कंप्लीट विकास होता है। इन सारी बातों को चित्रों के द्वारा हम समझाते हैं। तो ये देखिए, ये मनुष्य का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी समय मिला तो अलग से पढ़ाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आप देख रहे हैं जो नीचे वाला ये पोर्शन है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस बॉडी के बाहर होती है क्योंकि स्पर्म के निर्माण के लिए इसमें ज़रूरत है कम तापमान की, तो कम तापमान के लिए टेस्टिस बाहर की ओर होती है। इसके बाद यहाँ से एक लाइन आप देख रहे हैं, ये वाज डिफरेंस कहलाती है। यहाँ स्पर्म बनते हैं, ये मोटे वाले हिस्से में स्पर्म मैच्योर होते हैं और यहाँ से ये चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर यहाँ से लगी हुई ये देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। कुल मिलाकर के ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ स्पर्म, मैच्योर स्पर्म तैरता हुआ यूरेथ्रा में पहुँचता है। यूरेथ्रा पेनिस के द्वारा फीमेल के वैजिना में भेज दिया जाता है। अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी आप रखिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस मनुष्य के पेट से बाहर होती है। उसका कारण यह है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। फिर एपिडाइडाइमिस में एक स्थान ऐसा है, एपिडाइडाइमिस, जहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं। ये स्पर्म मैच्योर होने के बाद सेमाइनल बेसिकल में इकट्ठा होते हैं। सेमाइनल बेसिकल में ये मैच्योर स्पर्म डेवलप होते हैं और सेमाइनल बेसिकल के रास्ते से होते हुए यूरेथ्रा और पेनिस के द्वारा फीमेल के वैजिना में डाल दिया। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इसका वैजिना वाला पोर्शन होता है, ये वाला वैजिना वाले पोर्शन में ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये यूटेरस यानी गर्भाशय होता है, ये ओवरी होती है, ये दोनों साइड में ओवरी एक जोड़ी होती है, लेकिन एक बार में एक साइड की ओवरी फंक्शन में होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार में एक ही अंडा बनेगा। ये अंडा यहाँ से निकलता हुआ ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तब तक यदि इसको स्पर्म मिल गया, वैजिना के थ्रू स्पर्म मिलता है, स्पर्म यहाँ से तैरता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं और यहीं पर जायगोट बन जाता है। यही जायगोट धीरे धीरे जा करके और यहाँ पर फिक्स हो जाता है। कहाँ? गर्भाशय में। और यहीं गर्भाशय पर, याद रखिएगा, यहीं गर्भाशय पर एक रचना बनती है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा में बच्चा विकसित होता है और फिर 9 महीने के बाद इस रास्ते से, वैजिना के रास्ते से शरीर से बाहर जाता है। फिर इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से जब कभी समय मिलेगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके बाद देखिए, माँ के पेट में जब बच्चा जाता है तो किस तरह से उसकी संरचना होती है। हमेशा देखिएगा, ये यूटेरस में जब पलता है तो हेड वाला जो रीजन होता है, सिर वाला जो रीजन होता है, ये हमेशा नीचे की तरफ होता है, वैजिनल पोर्शन में होता है, और पैर इस तरह से होते हैं। ये फीटस इसमें पल रहा है। ये जो रचना आप देख रहे हो ना, ये पूरी जो रचना है ये यूटेरस की है, गर्भाशय के अंदर पलता हुआ बच्चा है। और इसको कैसे फिर पोषण मिलता है, कैसे ये दिखता है, ये अलग बात है, इसको कभी फुर्सत में बताएंगे। ये देखिए, 10 वीक करीब करीब लगते हैं एक बच्चे को बढ़ने में। कैसे ये मांस का टुकड़ा धीरे धीरे करके विकसित हो रहा है। पहले वीक में इतना, दूसरे वीक में इतना, तीसरे वीक में ऐसा, चौथे वीक में ऐसा दिखेगा, 5वें वीक में ऐसा दिखता है, 6वें वीक में बच्चा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखिए, ये बच्चा जो है मूवेबल हो रहा है, बच्चा बना ऐसा। अब ये हेड वाला रीजन यूटेरस में नीचे मुंडी करता चला जाएगा। फिर ये देखिए, 7वें, 8वें, 9वें ये वीक है। याद रखिएगा, ये वीक हमने लिखा है कि पहले सप्ताह में इतना बच्चे का विकास होगा, दूसरे सप्ताह में बच्चे का इतना विकास होगा, तीसरे सप्ताह में इतना, चौथे सप्ताह में इतना, 5वें सप्ताह में इतना। ये वीक वाइज डेवलपमेंट होता है और 10वें वीक में बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अब ये जन्म लेने के लिए तैयार होता है। तो ये वीक वाइज डेवलपमेंट है उसका। हमने आपसे कहा सबसे छोटा स्तनधारी इस संसार का मैमल कौन सा है, तो वो श्रेव है। ये देख लीजिए, 4.5 ग्राम से भी कम, 4.5 सेंटीमीटर से भी कम तथा 2 ग्राम से का होता है। याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, चूहा जैसा दिखता है, ये कहलाता है श्रेव। फिर इसके बाद देखिए पेंगुइन। यह है पेंगुइन, अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ ठंडा एरिया होता है। ये पेंगुइन जो है क्या जन्म देगी, बीबी पेरस होगी कि ओबी पेरस होगी, याद करिए, और ये ओबी पेरस है। याद रखिएगा, ये अंडे देने वाले जीव होते हैं, अंडे देने वाले, और ये मैमल है। जबकि हम लोग मैमल में पढ़ते हैं कि साहब ये बच्चे देने वाले होते हैं। तो ये पेंगुइन का चित्र आपको दिखा दिया। हम उस रचना की बात करने जा रहे हैं जो मवेशियों के लिए, फिशेस के लिए पॉइजन का काम करते हैं, जिसका नाम अभी हमने आपको बताया है हाइड्रोक्सिलैमाइन। याद फिर कर लीजिएगा, हाइड्रोक्सिल लैमीन। ये एक रासायनिक पदार्थ जो विष का कार्य करता है, इन्हीं हरी हरी रचनाओं पर पाया जाता है। ये नदी तालाब के किनारों पर पाई जाती हैं। जब इसको खाते हैं मछलियाँ, मनुष्य या कोई भी खा ले, कोई भी जीव, कोई भी मैमल खाए, उसमें पॉइजन फैलता है और वो जीव मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसमें विषैला पदार्थ हाइड्रोक्सिलैमाइन पाया जाता है। तो ये बता दिया। अब आइए महत्वपूर्ण सेशन, तैयार हो जाइए, कमर कसिए MCQ सेशन के लिए। 10 सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। आज थोड़ा चिंतित इमोजी लगा हुआ है, इसका मतलब सवाल कठिन होंगे। सवाल जब कठिन है, पर ये कठिन सवाल का मतलब नहीं कि हमने जानबूझकर कठिन सवाल लाए हैं, आपकी परीक्षा में ये पूछे गए हैं। तो जल्दी जल्दी 10 सवाल आपसे कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर,
रेड एल्गी में संचित भोज्य पदार्थ किससे समानता दिखाता है? किससे समानता दिखाता है? ए, काइटिन से, बी, मैनिटॉल से, सी, एमाइलोपेक्टिन, एंड ग्लाइकोजन से, और डी, ग्लाइकोजन और काइटिन से। पहला सवाल हमने पूछा कि रेड एल्गी जो होती है उसमें जो भोज्य पदार्थ संचित होती है किस भोज्य पदार्थ से समानता दिखाता है? काइटिन से, मैनिटॉल से, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से, या डी में हमने पूछा ग्लाइकोजन और काइटिन से। दूसरा सवाल, अगर अगर के बारे में आप जानते होंगे। अगर अगर, ध्यान से सवाल को सुनिएगा। अगर अगर का उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगाकर आइसक्रीम बनती है। आइसक्रीम और जेली का निर्माण किया जाता है। यह प्राप्त होता है, सवाल यह है, यह प्राप्त, यानी अगर अगर किससे प्राप्त होता है, यह सवाल हमने पूछा। पहला ए, जिलेडियम, जीलीडियम और ग्रासिलेरिया से। अगर अगर किससे मिलता है ये आपको बताना है। बी, स्पाइरुलाइना और ऑसिलेटोरिया से। सी, फूकस से, फूकस और पॉलीसाइफोनिया से। ये रिसेंट सवाल पीएनएसटी का है। फूकस और पॉलीसाइफोनिया से। एंड डी, बाउकेरिया तथा ब्राउन एल्गी से। हमने अगर अगर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में होता है। हमने सीधा सवाल ये पूछा है इसमें कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, स्पाइरुला ऑसिलेटोरिया से, फ्यूकस या पॉलीसाइफोनिया से, बाउकेरिया या ब्राउन एल्गी से। तीसरा सवाल, ब्राउन एल्गी में स्टोर होने वाला पदार्थ है
ए। ग्लाइकोजन एंड ऑयल, तेल, बी। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। अब ये सारे सवाल हम पढ़ा चुके हैं आपको। यदि आप पीछे के क्लासिफिकेशन को विधिवत आपने पढ़ा होगा तो आपका टेस्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। लैमिनेरिन या मैनिटोल, फिर सेलुलोज एंड डी। ब्राउन एल्गी में स्टोर होने वाला पदार्थ ग्लाइकोजन या ऑयल है, लैमिनेरिन है या मैनिटोल है, सेलुलोज है या ना। चौथा सवाल, एम्फीबिया ग्रुप के जंतु बटे होते हैं ए, हेड एंड टेल में, बी। हेड, नेक और टेल में, सी। हेड और ट्रंक में, एंड डी। हेड, नेक, ट्रंक एंड हमने पूछा एम्फीबिया का जो भी जंतु आएगा उसके बॉडी को आप कितने भागों में बांट सकते हो? हेड और टेल में, हेड नेक टेल में, हेड और ट्रंक में, हेड नेक ट्रंक और टेल में। पांचवा सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल का डिस्कशन हमने किया है। बर्ड्स में एयर सैक्स मदद करते हैं ए, गैसीय आदान प्रदान में, यानी गैसियस एक्सचेंज में, ध्यान रखिएगा। आंतरिक श्वसन में, सी। श्वसन में करते हैं पर गैसीय आदान प्रदान में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अंतिम ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, बी एंड ये डी है, सी। हमने पूछा बर्ड्स में एयर सैक पाए जाते हैं। ये गैसों को इधर उधर करने में मदद करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में करते हैं, श्वसन में करते हैं पर गैसीय आदान प्रदान में बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ हमने सिखाया है बर्ड्स के क्लासिफिकेशन में। सारे वीडियो आपको पढ़ने पड़ेंगे ही तभी ये उत्तर बन पाएंगे। और ये सवाल MPSI ने पूछा है, बी और सी दोनों में। छठवां सवाल, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा, इकाइनोडर्मेटा का
लार्वा तथा वयस्क तथा एडल्ट क्रमशः दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं साहब? क्या इसका लार्वा आर्य सममित है? आर्य सममित तथा द्विपार्श्व सममित, रेडियल सिमेट्री या बायलैटरली सिमेट्रिकल? बी बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल? सी दोनों आर्य सममित दिखाते हैं। या डी नहीं। हमने पूछा इकाइनोडर्मेटा में, ये सिखाया भी है। आप इकाइनोडर्मेटा वाले क्लास को पढ़िएगा वीडियो में। तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है तथा एडल्ट क्रमशः क्या दिखाते हैं? पहले आपको लार्वा का बताना है, क्या वह रेडियल सिमेट्री दिखाता है, एडल्ट उसकी बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखाता है। तो ये आपको सही जवाब करना है 6वें सवाल पर। 7वां सवाल, समुद्री घोड़ा, याद आया? चित्र भी दिखाया था। समुद्री घोड़ा या इसी को सी हार्स भी कहते हैं। सी हार्स के बारे में सही कथन कौन सा है? ए, यह स्वच्छ जलीय फ्रेश वाटर फिश है, स्वच्छ जलीय मछली है। बी, इसकी त्वचा पर स्केल्स होते हैं, साइक्लॉयड स्केल्स पाए जाते हैं। सी, अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन हड्डी युक्त बोनी होता है तथा वायुकोश भी पाए जाते हैं। और अंतिम डी, नन। समुद्री घोड़ा के बारे में आपको सही बताना है, स्वच्छ जलीय है, इसकी स्किन पर साइक्लॉयड स्केल्स हैं, अंतःकंकाल हड्डी युक्त या बोनी होता है, वायुकोश भी पाए जाते हैं। सही जवाब आपको बताना है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपसे बनेगा 8वां सवाल, सही मैच बताइए, सही मिलान करिए। ए, ओफिन्यूरा, ओफिन्यूरा ब्रिटिल स्टार आर्थ्रोपोडा। बी, डेंटैलियम काइटान
मोलस्का। सी लिमुलस, किंग क्रैब, इकाइनोडर्मेटा, एंड डी एनसाइक्लोस्टोमेटा। हुकबॉर्न, एस्केल इसमें से सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। सही मिलान करिए। ऑफिन्यूरा, ब्रिटिल स्टार, आर्थ्रोपोडा, डेंटेलियम, काइटेन, मोलस्का, लिमुलस, किंग क्रैब, इकाइनोडर्मेटा, एनसाइक्लोमेटा, हुकबॉर्न या स्केलमेंथिस। 9वां सवाल, नौवें सवाल को वही बार बार हम कह रहे हैं कि यदि आपने सारे वीडियो पढ़े होंगे तभी सवाल बनेंगे। चूसक युक्त गोल मुख sucker with sucker and rounded mouth, चूसक युक्त गोलमुख, विदाउट जा, बिना जबड़ा, जबड़ा नहीं, किसकी पहचान है? ए ऑस्टाइक्थीज, बी कॉन्ड्रिक्थीज, ये मछली में पढ़ाया था आपको, ऑस्टिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज। सी सिफेलोकार्डेटा एंड डी साइक्लोस्टोमेटा। चूसक युक्त हो मतलब सकर हो, माउथ गोल हो लेकिन जबड़ा ना हो, ये किसकी पहचान है? ये हमने बहुत स्पष्ट आपको पढ़ाया है। आपको बता दें जितने भी वीडियो डले हैं 24, यदि आप सारे वीडियो को ईमानदारी से पढ़ लोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको कोई हरा नहीं सकता और हमेशा आपसे जवाब बनेगा। जबकि यह चैप्टर काफ़ी कठिन माना जाता है, उसको हमने सरलता से प्रश्नों को जोड़ जोड़ कर आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को निकाल निकाल करके आपके सामने रखा है। ये सारे वीडियो आप पढ़ लोगे तो आपसे सारे सवाल बनेंगे। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, एप्स फाइलम की पहचान है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1 में लिखिएगा सूखी त्वचा, ड्राई स्किन, ग्रंथियां या ग्लैंड्स अनुपस्थित, बी अपने बॉडी टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं, सी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप समझ रहे होंगे, मतलब बच्चे का जो स्पर्म जो है वो फीमेल की वैजिना में डाले जाते हैं और बच्चे का विकास मादा के गर्भाशय में हो, मतलब जायगोट का निर्माण
फैलोपियन ट्यूब में हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अंतिम ऑप्शन है इसका ऊपर के इसमें हमने पूछा कि एब्स फाइलम की पहचान क्या है। सूखी त्वचा है, ग्रंथियां अनुपस्थित हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं, वार्म ब्लडेड हैं या स्टेनोथर्मल हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या ऊपर के सभी। तो ये 10 सवाल आज हमने पूछे हैं। 10 सवाल के अब जवाब देने की बारी है। आपने बिल्कुल जवाब तय कर लिए होंगे। अब आप अपना जवाब चेक करिएगा कि आपसे कितने सवाल बने। आइए पहले सवाल पर चलते हैं। आपको ले चलते हैं पहले सवाल पर। पहले सवाल पर हमने आपसे पूछा कि रेड एल्गी में संचित भोज्य पदार्थ किससे समानता रखता है। ये पहला सवाल था। इस सवाल का जवाब आपने क्या दिया है ये आप देखिए। हम आपको सही टिक करके बताते हैं कि रेड एल्गी में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन नामक पदार्थ से ये समानता दिखाता है। दूसरा, अगर का उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे आइसक्रीम बनती है, जेली का निर्माण होता है और यह जिस पौधे से प्राप्त होता है उसका नाम है जिलेटियम और ग्रेसिलेरिया। दूसरा सवाल। तीसरा हमने सवाल पूछा आपसे, ब्राउन एल्गी में स्टोर होने वाला पदार्थ कौन सा है। अब आपने क्या जवाब दिया आप अपना देखिए। तीसरे सवाल का जवाब है लैमिनेरिया और मैनिटॉल। ब्राउन एल्गी में ये दोनों भोज्य पदार्थ संचित अवस्था में पाए जाते हैं। चौथा सवाल हमने पूछा, एम्फीबिया का शरीर कितने भागों में बटा होता है। आप मेढक को याद करिए और मेढक को याद करेंगे तो आप देखेंगे हेड भी है, नेक भी है, ट्रंक भी है और टेल भी है। तो ये 4 सवाल। 5वां सवाल हमने पूछा आपसे, बर्ड में एयर सैक्स मदद करते हैं। बिल्कुल एयर सैक्स होते हैं और ये एयर सैक्स पक्षियों को हल्कापन भी देते हैं, लेकिन कभी भी ये गैसियस एक्सचेंज या हवा को बाहर नहीं करते। ये इसके लिए फेफड़े होते हैं। गैसियस एक्सचेंज फेफड़े में होता है तो श्वसन में भाग तो लेंगे, भरी हुई हवा श्वसन में इस्तेमाल कर ली जाएगी, पर कभी गैसियस एक्सचेंज में भाग नहीं लेंगे। ये इसके लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम विस्तार से पढ़ना होगा। 6वां सवाल, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा तथा एडल्ट क्रमशः दिखाते हैं। ये हमने बाइपिनेरिया लार्वा का उदाहरण देते हुए बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो अलग समय दिखाता है, एडल्ट हो जाने पर अलग। तो आपको इसका सही जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है बायलेटरली सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। 7वां सवाल था, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स पक्का है, मछली है, समुद्र में पाई जाती है, तो इसलिए पहला उत्तर तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा, साइक्लॉइड स्केल्स होंगे नहीं, सी इसका सही जवाब है। इसमें हड्डियों का अंतः कंकाल होगा। एयर सेक्स पाए जाते हैं जो इसको हल्का करते हैं और समुद्र में तैरने में मदद करते हैं। 8वां सवाल, सही मिलान बताइए। और सही मिलान यदि आप सारे उदाहरणों को पढ़े होंगे, पूरे के पूरे बैक वीडियो को पढ़ा होगा तो ही सवाल बनेंगे। 8वां सवाल हमने पूछा सही मैच, और सही मैच है डी, एनसाइक्लोस्टोमेटा। हुक वर्म का होता है, हुक वर्म जो चिपक जाता है, इसके हेलमिंथिस में आता है। ये मुंह को गोल गोल मुंह अपना चिपकाता है, तो एनसाइक्लोस्टोमेटा। 9वां सवाल, चूसक युक्त गोल मुख बिना जबड़ा किसकी पहचान है। तो ये साइक्लो का मतलब होता है गोल, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, इसलिए इसका डी उत्तर सही होगा। और 10वां और अंतिम सवाल हमने पूछा, एब्स फाइलम किसकी पहचान है। तो ये सभी लक्षण कल ही बताया है, इसकी पहचान होंगे ऊपर के सभी। तो बच्चों, इस तरह से ये क्लासिफिकेशन का सेशन आज से पूरा होता है। यदि आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्लासिफिकेशन पर पूरा 1 घंटे का एमसीक्यू सेशन रखा जाए, तो फिर जब कल के बाद नया वीडियो आएगा तो पूरे के पूरे एमसीक्यू का सेशन लाएंगे, बशर्ते आप पूरे के पूरे वीडियो को ईमानदारी से पढ़ोगे और हमें ये एहसास होगा कि आपने पढ़ा है, आपने नोट्स बनाया है, तभी हम पूरा का पूरा एमसीक्यू क्लासिफिकेशन पर लाएंगे। अन्यथा क्योंकि लिखना पड़ता है, और यदि आपने पढ़ लिया पूरा तो क्लासिफिकेशन में इसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और ये सेशन लाइव होगा आज
शाम को 6 बजे। तो लाइव सेशन में यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं और आपके कमेंट चलती हुई क्लास में ले पाएँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। तो आज इतने सारे सवालों को आपने किया, इतने सारे एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा, काई के बारे में पढ़ा, पेंगुइन के बारे में, श्रिव के बारे में, बर्थ के बारे में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, कैसे कंगारू अपने बच्चे को जन्म देता है, ये पढ़ा आपने। तो आज सेशन को यहीं रोकते हैं और फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।